आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस आईएएस मुख्य परीक्षा में एक पेपर होता है निबंध का, ऐसे का। और इसके लिए आपके पास 3 घंटे का समय रहता है और 250 अंक रहते हैं। 250 अंकों का ये पेपर होता है आपका। और आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये मेरिट बेस्ड पेपर है। यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आप लोगों को कोई पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर जोड़े जाते हैं। और आप देखेंगे निबंध में जितना अच्छा स्कोर आप लोग ला सकते हैं, लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो आप देखिए अरविंद प्रताप सिंह, जिनकी रैंक 161 भी थी, हिंदी मीडियम से थे, 2017 के हैं। 2017 में इनका सिलेक्शन हुआ था। इन्होंने जो दृष्टि आईएएस को टेस्ट दिया था, निबंध का टेस्ट दिया था, निबंध लिखा था, उनकी कॉपी है ये। और इस कॉपी को देखकर उन्होंने किस तरह से आप देखिए निबंध लिखे हैं, उसे देखकर आप लोग भी कुछ सीख सकते हैं, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपको जैसा कि बताया कि 250 अंक का हो गया, 3 घंटे का आपको समय रहेगा। और ये हिंदी मीडियम आप लोग देखेंगे। यहाँ देखिए जो अनुदेश दिए रहते हैं ना, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। प्रश्न के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है, जो आपका माध्यम है। और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर QCA पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। और प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। तो जब भी मैं कहता हूं कि आपके सामने क्वेश्चंस पेपर आता है या आप देखिए आंसर की आती है, उत्तर पुस्तिका आती है, तो उसे बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। जितने शब्दों में कहा गया है उतने शब्दों में आपको आंसर निबंध लिखना है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग बड़ा अच्छा आंसर लिखते हैं, बड़ा अच्छा निबंध लिखते हैं, और मान लीजिए कि अगर आप देखेंगे कि 1000 से 1200 शब्दों में वो निबंध लिखने के लिए आपसे बोला जा रहा है, और मान लीजिए 1250 शब्द भी कर देते हैं, या आप देखिए 950 950 शब्द भी आप लोग लिखते हैं, तब भी आपको बहुत बेहतर नंबर मिलेंगे। सटीक होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और जब वो जो कॉपी चेक कर रहा होगा, जब वो पढ़े तो आप देखेंगे उसे लगे कि बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और उसे बीच में आप देखेंगे रुकने की जरूरत ना पड़े, एक तरफ से दौड़ते हुए चला जाए, चेक करते हुए चला जाए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णता काट दीजिएगा। जो आप देखते हैं कि खाली रह जाता है तो उस पर इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, या इस तरह से डॉट चला दिया करिएगा, पेन चला दिया करिएगा। और देखिए आंसर जो राइटिंग की बात करते रहते हैं आप लोग, सुंदर होनी चाहिए। सुंदर अगर आपकी राइटिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन समझ में आने लायक तो होना चाहिए कि जो आप देखिए कॉपी चेक कर रहा है वो समझ पाए, उसे क्या कर पाए, समझ पाए। तो इसमें आप देखिए खंड ए और खंड बी में प्रत्येक में से एक एक उत्तर आपको चुनना है और 2 निबंध लिखना है, यानी कि 2 खंड है। और दोनों में आप देखिए 4-4 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से एक टॉपिक आपको चुनना है, उस पर निबंध लिखना है। और प्रत्येक निबंध 125 नंबर का है। यानी कि आप देखिए पहला खंड 1 में से आप लोग एक टॉपिक चुनेंगे, उस पर आप लोग निबंध लिखेंगे, वो 125 नंबर का रहेगा। और दूसरा खंड बी है जो, उसमें से एक आप लोगों को निबंध चुनना है, एक टॉपिक चुनना है, उस पर निबंध लिखना है, वो भी 125 नंबर का ही रहेगा। और ये आप देखिए 1000 से 1200 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, ये भी याद रखिएगा। जैसे आप देखिए खंड ए, सेक्शन ए, इसमें आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि योग में बीमारी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की भी क्षमता है। योगा की बात हो रही है, और आप लोगों से भी हमेशा कहता रहता हूं कि योगा आप लोग भी करते रहा करिएगा। दूसरा कह रहा है कि अन्याय की कहीं भी मौजूदगी सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। तीसरा कह रहा है कि निषिद्ध की राजनीति कम व्यवहारिक और अधिक आदर्शवादी है। चौथा कह रहा है कि महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। तो इनमें से 4 में से एक चुनिए आप लोग। लेकिन आप देखिए इन्होंने, अरविंद प्रताप सिंह ने चौथा टॉपिक चुना है, महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। अब आप देखिए इन्होंने कोट से ही शुरू कर दिया, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की बन परिणीता,
निज घर बार बसाइए, होए कटीली लकड़ी गीली, आंखें सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। रघुवीर सहाय की ये पंक्ति है। इस तरह की पंक्तियां भी आप लोग लिख सकते हैं और इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे कोट्स आप लोग कह सकते हैं। महिलाओं के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में किसी ने कुछ बोला है तो उसे भी आप लोग डाल सकते हैं इसमें। ये आप देखिए, इन्होंने महिला होने की, विशेषकर भारतीय महिला होने की विडंबना को इन पंक्तियों में मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है, ऊपर जो आप लोगों ने देखी है। और आदिम साम्यवाद जैसी यूरोपियाई कल्पनाओं को छोड़ दें तो वास्तव में मानव सभ्यता के इतिहास में हमेशा ही महिलाओं को भेदभाव और बंदिशों का सामना करना पड़ा है। और आप देखिए कि गार्गी, अपाला, घोषा जैसी विदुषियों का नाम, अथवा आधुनिक विश्व में गोल्डा मायर, भंडार नायके, मार्गरेट थेचर, इंदिरा गांधी के उदाहरण भी इस सत्य को ढकने में असमर्थ हैं कि परंपरा की दुहाई देकर महिलाओं को घर की सीमाओं में बंद रखा गया है, परिवार को ही उनकी दुनिया बना दिया गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में भी उन्हें पुरुषों का उच्छिष्ट ही मिला है। एक बात आप लोग देखिए, आपके घर में आप लोग देख लीजिए, आप देखते हैं कि बचपन से ही, मैं तो कहता हूं कि जन्म लेने के पहले से ही आप देखते हैं कि महिलाओं यानी कि लड़कियों के साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा, एक आप देखिए, अगर बेटा है कोख में तो उसे बना रहने दिया जाता है, अगर बेटी है तो वहीं उसकी हत्या करवा दी जाती है। फिर आप देखते हैं कि वो जन्म लेती है तो आप देखते हैं कि बेटे को दूध गिलास का दे दिया जाता है, बेटी को कहते हैं अरे रहने दीजिए। एक कहते हैं, आप देखते हैं कि बेटे को गन ला कर दी जाती है, बेटी को आप देखते हैं कि गुड़िया लेके दी जाती है। और फिर आप लोग देखते होंगे अपने घर में, आपकी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, महिला हो, वो सुबह 4 से 5 बजे उठ जाती है और पूरे दिन आप देखते हैं कि काम करती रहती है, रात में 11 बजे तक फ्री होती हैं, सबको खाना खिलाकर खुद खाना खाती हैं। लेकिन आप देखिए पुरुष क्या करते हैं, 6-7 घंटे नौकरी कराए और ऐसे दिखावा करते हैं जैसा पूरा बोझ उन्हीं पर टिका हुआ है, और आप देखते हैं बातें करते रहते हैं। तो वो भी आप देखते हैं, आरंभ सराहनीय है, अच्छा इन्होंने शुरुआत की है, ये कहा जा रहा है। कुछ तो सभ्यता के प्रकाश से और कुछ आर्थिक जरूरतों के दबाव बस धीरे धीरे व्यापक समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी है। 20वीं सदी में ये परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने लगे हैं। विकसित कहे जाने वाले ब्रिटेन ने 1918 में महिलाओं को मताधिकार मुद्दे शर्तों के साथ 1928 के समान रूप से मताधिकार दिया गया। ये आप देखिए, उल्लेख कर, जितना अच्छा है उल्लेख कर दिया करिएगा थोड़ा, ठीक है। और प्रदान किया गया। विश्व युद्ध में महिलाएं घर से बाहर निकली और अब हमारे समय में, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर में, तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपने स्वप्न साकार करने के लिए उन्मुक्त रूप से उड़ान भर रही हैं। और आप देखिए, कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, जहां महिलाओं को मौका मिल रहा है, बहुत बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं और बहुत बेहतर कर भी पा रही हैं, पुरुषों से भी आगे निकल जा रही हैं, बस उन्हें मौका मिले। और आप देखेंगे कि भागीदारी के लिए महिलाओं की यह यात्रा में नीर भरी दुख की बदली उमड़ी कल थी मिट आज चली से प्रारंभ हुई थी, और आज यह जिजीविषा अर्थव्यवस्था ही नहीं वरन समाज के हर क्षेत्र पर अपनी कुछ छाप छोड़ने के लिए आतुर हैं। ये आप देखिए, फिर इन्होंने एक पंक्ति दे दी, तोड़ दो यह बंद, मैं भी देख लूं उस और क्या है। ये आप देखिए, आर्थिक विकास में महिला भागीदारी क्यों आवश्यक है, इस पर भी चर्चा करें, यानी कि थोड़ा विस्तार से लिखें। फिर आप देखिए, इस पृष्ठभूमि में यह तो स्पष्ट की है कि महिलाओं की रोम में आधी जनसंख्या को भागीदारी की जो स्वतंत्रता मिल रही है उसने आर्थिक विकास को गति दी है, पर साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि आर्थिक विकास की जरूरतों ने ही महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए नए दरवाजे खोले हैं। और अगर पितृ सत्तात्मक मानसिकता को किसी ने सबसे ज्यादा बदला है तो अर्थ प्रधान होती संस्कृति नहीं, पिछले नारीवादी जर्मन ग्रीड के शब्दों में पुरुष आज अधिक उदार दिख रहा है, तो इसलिए नहीं कि उसने फेमिनिस्ट रवैया अख्तियार कर लिया है, बल्कि इसलिए कि आर्थिक दबावों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। हम इन दोनों पक्षों पर क्रमशः विचार करेंगे। वस्तुतः आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी उसी क्रम में लगातार बढ़ती गई है जिस क्रम में शारीरिक श्रम का महत्व कम होता गया है, और आज भी महिलाओं की भागीदारी कृषि उद्योग में अपेक्षाता कम है, और क्योंकि सेवा क्षेत्र की तुलना में ये दोनों क्षेत्र अधिक श्रम गहन है, फिर भी तकनीक के बढ़ते प्रयोग और शिक्षा के प्रसार ने कृषि के महिलाकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाया है, और इस प्रवृत्ति से आर्थिक विकास को दोहरी गति मिली है।
एक तो आप देखिए महिलाओं की कृषि में भागीदारी बढ़ी है, और दूसरे की पुरुष अधिक लाभदायक क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र हुआ है। और कृषि के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी पशुपालन, स्वयं सहायता समूहों, कृषि से जुड़े कुटीर उद्योग में भी बढ़ी है। भारतीय महिला उद्योग का लिज्जत पापड़ इला यह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन या आनंद से प्रारंभ हुआ है। और आप देखिए अमूल सहकारी आंदोलन, ये सभी इस भागीदारी और आर्थिक विकास की प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये आप देखिए जो पहले हैं उनकी बात हो रही है। वैश्विक संदर्भ में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं आर्थिक विकास भी यहाँ आप लोग लिखिएगा। विकसित और विकासशील देशों में महिलाओं श्रम बल भागीदारी आर्थिक विकास में अंतर की भी चर्चा करें। ये सुधार करने की बात हो रही है कि आपने यहाँ कमी छोड़ दी इसमें, ठीक है। विशेषकर भारत के परिप्रेक्ष्य में उद्योग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के वैसे अवसर सृजित नहीं हुए जैसी अपेक्षा थी। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र तेजी से आगे निकल गया है, और दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर ही कम सृजित हुए हैं। फिर भी निर्माण उद्योग और आप देखिए असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बड़ी है। यहाँ विडंबना यह है कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव ने भी आर्थिक विकास को गति दी है। महिलाओं की भागीदारी ने जहां भ्रम के विकल्प बढ़ाए हैं, वहीं महिलाओं को कम वेतन पर रखने की प्रवृत्ति ने श्रम को कृत्रिम रूप से सस्ता बना रखा है। उदारीकरण के इस दौर में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी सेवा क्षेत्र में संभव हुई है, और सेवा क्षेत्र ही भारत की वृद्धि का इंजन भी सिद्ध हुआ है। सेवा क्षेत्र में शारीरिक श्रम की कम आवश्यकता होने, सुरक्षित कार्यदशाओं की उपलब्धता और महिलाओं में शिक्षा के बढ़ते स्तर, उनकी केयरिंग छवि ने इस क्षेत्र को और भी आकर्षक बनाया है। आज हॉस्पिटल से लेकर बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, होटल, आउटसोर्सिंग, शिक्षा, कॉल सेंटर जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए भारत में अरुंधति भट्टाचार्य और चंदा कोचर जैसी महिलाएं बैंकिंग क्षेत्र में सर्वोच्च पदों पर आप देखिए विराजमान है। और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में तो महिलाएं की कुल भागीदारी पुरुषों से भी कहीं अधिक है। आप देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ अन्य क्षेत्रों से संबंधित उदाहरणों का भी समावेश करिए, जितना आप लोग कर सकते हैं। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, साइना नेहवाल, दीपा कर्माकर, पीवी सिंधु इत्यादि के नाम भी आप लोग जोड़ सकते हैं इन्हें। और भी आप देखिए जो महिलाएं रही उनके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी ने आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूपों में गति प्रदान की है। और आप देखिए परोक्ष इस रूप में कि परंपरा से ही दी महिलाओं में बचत और परिवार में निवेश करने की प्रवृत्ति अधिक रही है, और प्रत्यक्ष इस रूप में कि महिलाओं की भागीदारी से श्रम की उपलब्धता बढ़ी है, वित्तीय स्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है और कार्यदशाओं में सुधार आया है। यहाँ एक और आयाम पर चर्चा अपेक्षित है। डेनियल गोलमैन के अनुसार जैसे जैसे उत्पादन के स्थान पर प्रबंधन को महत्व मिलेगा, वैसे वैसे श्रम के स्थान पर भावनात्मक बुद्धिमत का प्रभाव पड़ेगा, बुद्धिमत्ता का। और महिलाओं में स्वभावता भावनात्मक बुद्धिमत्ता पुरुषों से अधिक होती है। और इस रूप में आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को रोकना अब संभव भी नहीं है। और यहाँ पर यह प्रश्न पूछना भी आवश्यक हो जाता है कि क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास के बिना आर्थिक विकास संभव है। सतत विकास की अवधारणा में महिलाओं की भागीदारी से क्या लाभ संभावित हैं। वास्तव में इसका उत्तर यही है कि आर्थिक विकास को सतत और दीर्घजीवी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इन क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए। और आप देखें उदाहरण के लिए राजनीतिक निर्णय निर्माण में भारतीय महिलाओं की भागीदारी उच्च संस्थानों में 11 से 12% ही है। वहीं आप देखिए कन्या भ्रूण हत्या, भेदभाव, बलात्कार, दहेज हत्या वाले समाज में आर्थिक विकास को कभी भी बंधन मुक्त वातावरण मिलने की संभावना नहीं है। और एक बात आप लोग भी जानते हैं, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनका किस तरह से समाधान हो सकता है, ये महिलाएं ही जानती हैं। और अगर उन्हें भागीदारी मिलती है राजनीति में, अन्य क्षेत्रों में, तो और भी आप देखते हैं बेहतर वो अपने आप को बना पाएंगी, महिला सशक्तिकरण भी होगा और देश भी आगे बढ़ पाएगा। और कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, पुरुष और महिला। तो एक सिक्के एक पहलू से कैसे चल सकता है। ये आप देखिए शैक्षिक स्तर, लिंग अनुपात, शिशु, ये आप देखिए बाल विवाह, जिम्मेदारियों का दोहरा बोझ इत्यादि की भी चर्चा करें जितना विस्तार हो सकता है। अब आप लोग अपने देश की राजनीति की ही बात कर लीजिए, लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, या आपके जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनमें देख लीजिए, कितनी महिलाएं चुनाव जीत कर आती हैं। और जो महिलाएं चुनाव जीत कर आती हैं, क्या वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले पाती हैं, या उनके पति, या आप देखें कि पुत्र, या फिर आप देखते हैं कि उनके
माँ बाप निर्णय लेता है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं कन्या भ्रूण हत्या, भेदभाव, बलात्कार, दहेज हत्या वाले समाज में आर्थिक विकास को कभी भी बंधन मुक्त वातावरण मिलने की संभावना नहीं है और वास्तव में महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को कम करके हम पूरे समाज को ही खुली हवा में सांस लेने में समर्थ बना रहे हैं और इको फेमिनिज्म की अवधारणा इसी का घोतक है एक तरह से। और यहाँ आप देखते हैं कि माँ और आप देखिए पत्नी के रंग में आप देखिए स्वस्थ समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका का भी चर्चा कर सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ हमें यह भी जानने की जरूरत है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से कुछ तत्कालिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं और भारतीय समाज और परिवार का ताना बाना महिलाओं के त्याग और बलिदान पर ही टिका रहा है। अब महिलाओं के कामकाजी बनने से बच्चों और वृद्धों की देखभाल की समस्या सामने आ रही है, क्योंकि बच्चों की देखभाल का मामले देख लीजिए, घर में बुजुर्गों की देखभाल की बात कर लीजिए, महिलाएं ही करती थी। और आप देखते हैं कि ऐसा माना जाता था हमारे समाज में कि महिलाएं आप देखते हैं कि घर का काम करेंगी, पुरुष आप देखते हैं बाहर का लेना देना, बाहर नौकरी पोकरी करेंगे। अब तो समय बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। परिवार विघटन और तलाक के मामले में वृद्धि हो रही है और आप देखते हैं कि स्वयं महिलाओं को भी सॉफ्ट छवि वाले क्षेत्र तक सीमित रखा गया है। यहाँ सकारात्मक संकेत यही है कि धीरे धीरे पुरुष भी महिलाओं की बदलती भूमिका को समझकर अपना योगदान करने लगे हैं। यह आवश्यक है कि पुरुष अपने कामकाज के साथ परिवार पर भी ध्यान दें और महिलाओं का हाथ बटाएं। पुरुष और महिलाओं के सहयोग से ही हम आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास में भी प्रगति कर सकेंगे और महिलाओं की भागीदारी से अधिक आर्थिक विकास को रफ्तार तो मिली है, पर यह रफ्तार जारी रहे, विकास सतत विकास में परिवर्तित हो, इसके लिए पुरुष और महिला दोनों को ये आप देखिए संकच्छ धो संबद्ध सा वो मनासी जनताम, ये आप देखिए कोट इन्होंने दे दिया कि भाव से सामाजिक निर्माण में योगदान देना होगा। नारी की इसी छवि के माध्यम से समरस और प्रगतिशील समाज के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में, नारी तुम केवल सिद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये आप देखिए आपका प्रयास सराहनीय है। इन्हें आप देखेंगे 125 नंबर में से 59 नंबर दिए गए हैं पहले निबंध में। ठीक है, अब आप देखते हैं कि दूसरा सेक्शन चलते हैं, खंड। ये आप देखिए खंड बी यानी कि सेक्शन बी। इसमें भी आप देखेंगे एक निबंध आपको चुनना है इन 4 टॉपिक में से, एक पर लिखना है और 125 नंबर का ये भी रहेगा। पहला टॉपिक है भारत को पहले खाद्य सुरक्षा फिर परमाणु सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा कह रहा है जीएसटी सामान्यीकृत बाजार की ओर एक कदम है। तीसरा आप देखिए भारत में भूजलीय क्षेत्रों का प्रबंधन थोड़ा किया गया, अधिक किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा कह रहा है कि ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास की बात हो रही है। अब देखिए इन्होंने ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास, इन्होंने ये टॉपिक चुना है और इसी पर इन्होंने निबंध लिखा है। ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास विषय ऊपर से देखने में जितना साधारण प्रतीत होता है, वस्तुतः इसमें जटिलता की उतनी ही परतें अंतर्निहित है और यह विषय परंपरा और आधुनिकता, विकास और पर्यावरण, सामुदायिक और नागरिक बोध जैसे द्वंद्वों को भी स्पर्श करता है और इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीण प्रकृति को बचाने की आवश्यकता का जिक्र किया गया है और उसके संबंध में हम आधुनिक भारत के 2 निर्माताओं महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को समझने के बाद ही आगे बढ़े। और जब आप लोगों से कहता हूं ना कि एडिटोरियल आप लोग पढ़ते रहा करिएगा, आर्टिकल पढ़ते रहा करिएगा, इसीलिए कहता हूं कि आप लोगों के पास नॉलेज हो और किसी टॉपिक पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्द निकाल कर लिख सकें वहाँ। और जैसे यहाँ महात्मा गांधी की बात हो रही है, बाबा साहब अंबेडकर की बात हो रही है, इन्होंने आप देखिए गाँव के बारे में कुछ कहा है, तो उस पंक्तियों को भी आप लोग यहाँ डाल सकते हैं। ग्रामीण आबादी और कृषि निर्भरता के उल्लेख करते हुए गांव का महत्व की चर्चा करने की बात भी हो रही। ग्रामीण भारत के बारे में महात्मा गांधी का मानना था कि भारत तो उन्हीं 6 लाख गांवों में ही बसता है। सामुदायिक सद्भाव, अहिंसा और अपरिग्रह जैसे मूल्यों के कारण गांधी जी औद्योगिक होती सभ्यता में गांव को अत्यंत आशा से देखते थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि गांव पिछड़ेपन का भंडार है, वहां ये आप देखिए जातिगत पूर्वाग्रह, भेदभाव, हिंसा, अंधविश्वास, कर्मकांड जैसे अनेक बुराइयां विद्यमान हैं। और अतः आप देखते हैं आधुनिक सभ्यता के ज्ञान विज्ञान के आलोक में ही ग्रामीण भारत का विकास करना होगा। और इस द्वंद्व का ही परिणाम था कि तत्कालीन रूप से ग्राम पंचायतों संबंधी प्रावधान को, ये आप देखेंगे कि
नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। यद्यपि 1990 के दशक में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। खैर, उपयुक्त दृष्टि से यह भी जरूरी है कि हम ग्रामीण प्रकृति के ऐतिहासिक विकास को भी समझें। वस्तुतः ग्रामीण भारत की कल्पना बंद अर्थव्यवस्था वाले गांवों के समूहों के रूप में की जाती है, अर्थात को निप हो हम हरमे का हने के रूप में। भारतीय गांव ऐसे कभी नहीं रहे। सिंधु सभ्यता के समय से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में संवाद चलता आ रहा था और ब्रिटिश काल में भूमि और कृषि के वाणिज्यकरण ने गांव के एकाकीपन को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। ऐसे में ग्रामीण प्रकृति की शहरी प्रकृति से बिल्कुल ही भिन्न और विपरीत छवि गढ़ना ठीक ना होगा। और इसलिए आप देखेंगे, इसलिए यह तथ्य भी रेखांकित करने योग्य है कि गांव का विकास करते समय ग्रामीण प्रकृति को बचाए जाने की आवश्यकता तो है, परंतु आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संबंधित से मिलने वाले लाभों के माध्यम से ग्रामीण प्रकृति में सकारात्मक बदलाव लाना भी हमारा कर्तव्य है। प्राचीन कालीन समस्याओं के उदय व विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान की चर्चा कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ब्रिटिश कालीन भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों की भी चर्चा करें आप लोग। यह दृष्टिकोण हमें गांव और शहर दोनों को देखने की नई दृष्टि देता है, और ऐसी दृष्टि जिसमें गांव और शहर दोनों अपनी अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए परचर पूरक बनकर उभरते हैं। यह दृष्टि हमें सिखाती है कि गांव का विकास करते समय उस सब को बचाए जाने की जरूरत है जो सकारात्मक है, और उस सब को बदलने की जरूरत है जो पिछड़ेपन का पर्याय है। उदाहरण के लिए आप देखिए, सामाजिक रूप से ग्रामीण प्रकृति को के उस तत्व को बदलने की जरूरत है जो जातिगत भेदभाव या फिर ऑनर किलिंग की खबरें बनकर हमारे सामने आता है। और वहीं आप देखिए, सामुदायिकता की भावना और सांप्रदायिक सद्भाव को बचाए जाने की जरूरत है। सांप्रदायिक हिंसा के लगभग सभी उदाहरण शहरी क्षेत्रों से ही संबंधित होते हैं। इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता है। और आर्थिक क्षेत्र में आप देखिए, ग्रामीण भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उसके अन्नदाता होने में है, और वैसे भी भारत की 60% से अधिक जनसंख्या कृषि और संबद्ध कार्यों में संलग्न है। और इसी अर्थ में आप देखिए, कभी पास ने लिखा था कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जब इस्तेमाल होता है तो शेष सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। पर यह भारत किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेतों में दायर है। और आप देखते हैं, जहां अन्न उगता है सेंध लगती है, और जहां आज भी कोई किसान पेड़ की छाया देखकर समय मापता है। ये आप देखते होंगे, सूर्य भगवान से किसान पता कर लेते हैं टाइमिंग क्या हुई है। आज़ादी के पश्चात ग्रामीण विकास हेतु किए गए प्रयासों की चर्चा भी आप लोग कर सकते हैं इसमें। पर आज जब कृषि और किसान दोनों संकट में हैं, तो जरूरी है कि कृषि को लाभकारी बनाने के साथ साथ कृषि पर अतिरिक्त दबाव को कम किया है। और रोज विचलित कर देने वाली किसानों की आत्महत्या की खबरें ग्रामीण समाज में परिवर्तन पर जोर देती हैं। और प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक कृषक आत्महत्याएं एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए शर्मनाक भी है। और आप लोग ये भी देखते होंगे कि कोई किसान ही नहीं चाहता है कि उसका बेटा आगे चलकर किसान बने। आप देखिए किसानों की क्या हालत है। और आप देखिए, मौसम अगर ज़्यादा पानी गिर गया तब उनकी नुकसान, कम पानी गिरा तब बाढ़ आ गई तब, आप सभी देखते हैं सब तरह से उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ता है। और हमारा फिर पेट भरते हैं, अन्नदाता है हमारे। इसलिए आवश्यक है कि कृषि संबद्ध उद्योगों का विकास किया जाए, अतिरिक्त श्रम बल को शहरी उद्योगों में लगाया जाए, और गांव में भौतिक अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की जाए। कृषि प्रसंस्करण उद्योग उनका एक बेहतर संगम है। और राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक रूप से देखें तो ग्रामीण भारत में आधुनिक शिक्षा का जागरूकता, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन से जहां एक तरफ समर्थकारी वातावरण का निर्माण किया जा सके, वहीं इसकी तरफ पिछड़ेपन की शक्तियों से मुक्ति भी मिल सकती है। आर्थिक सुधारों के पश्चात आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक यथा विषमता में पर्यावरणीय द्वारा इत्यादि की भी चर्चा कर सकते हैं। जितना आप लोग एंगल ले सकते हैं इसमें लेने की कोशिश करिए, ठीक है। ग्रामीण भारत में परिवर्तन लाने के लिए भारत सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-नेम, साक्षर भारत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि का उद्देश्य वास्तव में ग्रामीण भारत की प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस तरह की योजनाएं जो भी किसानों के रहते हैं उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। ग्रामीण भारत पर चर्चा के क्रम में हमें शहरी भारत की ओर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए। और शहरी भारत के लिए कभी, ये आप देखिए, केदारनाथ सिंह ने सटीक ही कहा है कि वह शहर
कि जिस्म की जिद, सीधी सादी, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, सुख, आज़ादी, तुम कभी देखना इसे सुलगते क्षण में, यह अलग अलग दिखता है हर दर्पण में। आज आप देखिए शहरों को जनसंख्या का दबाव, अवसंरचना की कमी, प्रदूषण से लेकर और अपराध, अविश्वास, पारिवारिक विघटन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दिन प्रतिदिन ये समस्याएं और गहरी होती हैं। जो नागरिकता बोध शहरी भारत ने अर्जित किया है वह भी एकांगी है। ऐसे नागरिक बोध पर व्यंग करते हुए आगे ने लिखा है कि साहब तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, और एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कहाँ सीखा डसना, विष कहाँ पाया। देखिए इन्होंने इस तरह की पंक्तियों का भी उल्लेख कर रहे हैं। इस रूप में आज आवश्यकता है कि शहर और गांव को एक दूसरे का पूरक मानकर उनके स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन किए बिना विकास के लाभों का वितरण हो। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित पूरा मॉडल इस दिशा में समाधान उपलब्ध कराता है, और जहां शहर और गांव के स्वभाव को अक्षुण्ण रखते हुए संपर्क, कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। और यह संपर्क आप देखें आर्थिक, सामाजिक के साथ वैचारिक भी होगा। तभी हम ऐसे भारत के निर्माण में सक्षम होंगे जो गांधी और अंबेडकर दोनों के सपनों पर खरा उतरेगा। इसमें आप देखते हैं कि इन्हें 48 नंबर दिए गए। कितने? 48 दिए गए हैं। इस तरह से आप लोग देखेंगे कि इन्हें निबंध में कितने नंबर मिले 250 में से? 107 नंबर मिले। 250 टोटल नंबर थे, उसमें से 107 इन्होंने पाए हैं। तो आप लोग इसमें और अच्छी सीख ले सकते हैं। आपके पास और कोई पॉइंट हो, एंगल हो, तो नीचे मुझे भी बताइए आप लोग कि आप इसमें और क्या सुधार कर सकते थे। ठीक है, और हर टॉपिक पे आप लोग समझदारी रखिए। गरीबी हो, महिलाओं की स्थिति पर बात कर लीजिए, देश की जनसंख्या पर बात कर लीजिए, किसानों पर बात कर लीजिए, शिक्षा पर बात कर लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात कर लीजिए। इस तरह के मुद्दों से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं लगभग। ठीक है, आपका कोई भी सवाल है मेरे लिए, सुझाव है, तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए हमेशा। ठीक है।